तो दोस्तों भारत में ऐसे कई बार हो चुका है कि पॉलिटिकल कारणों के वजह से कई सारे डिफेंस डील रद्द भी हुआ है और कई सारे डिफेंस डील कई बार पॉलिटिकल कारणों के वजह से डिले भी हुआ है। और दोस्तों शायद ये घटना फिर से एक बार दोहराने जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले राफेल एम एयरक्राफ्ट के डील का बात कर रहा हूँ, जिसे लेके हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में चर्चा किया गया है कि शायद इस डील के ऊपर हस्ताक्षर नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 के इलेक्शन के बाद हो। अब दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से चर्चा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा शायद इस डील के अंतर्गत राफेल एम एयरक्राफ्ट को ही डसॉल्ट एविएशन से परचेज किया जाए। इवन चर्चा में यह भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नेक्स्ट महीने फ्रांस का दौरा करने जा रहे हैं, मतलब फ्रांस के जो नेशनल डे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, उस दरमियान इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। पर अब मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान राफेल एम एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ा डिसीजन तो लिया जा सकता है, लेकिन यह डिसीजन डील के ऊपर हस्ताक्षर करने को लेके शायद ना हो, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस के दौरे के दरमियान राफेल एम एयरक्राफ्ट को डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के विनर के रूप में घोषित कर सकते हैं। मतलब ऑफिशियली इस बात के ऊपर मोहर लग जाएगा कि भारत के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्ट को ही इंडियन नेवी के लिए परचेस किया जाएगा, लेकिन परचेस करने के जो दस्तावेज होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं होगा। हालांकि दोस्तों ये भी अभी से पक्के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के दरमियान डील को लेकर घोषणा किया जाएगा, लेकिन संभावनाएं काफी अधिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में ही बैठ के ये खुशखबरी दे दे। और वहीं पे दोस्तों बताया जा रहा है कि डील साल 2024 में ही हस्ताक्षर हो जाएगा, लेकिन साल 2024 में भारत में जनरल इलेक्शन भी है और इसीलिए कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि अगर साल 2024 में डील के ऊपर हस्ताक्षर होता है तो ये जनरल इलेक्शन के लिए कुछ समय तक स्थगित किया जा सकता है और एक बार इलेक्शन समाप्त होने के बाद नए गवर्नमेंट के द्वारा ही डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा। अब बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में जो पॉलिटिक्स है वो इतने निचले दर्जे में है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इसके लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीदे जाने वाले हथियार भी कई बार पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में केंद्र बिंदु रह चुका है और इसे ही हथियार बना के कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जीत हासिल करने का प्रयास कर चुका है। एग्जाम्पल के रूप में पिछले 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील को ही देख ले, जो कि साल 2019 के इलेक्शन का प्रमुख बिंदु या फिर कह तो केंद्र बिंदु था। और शायद इसी कारण गवर्नमेंट फिलहाल ये नहीं चाहता है कि इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके के ऐसे डील के ऊपर हस्ताक्षर करके ऑपोजिशन के हाथ में कुछ ऐसे मुद्दा दे दिया जाए जिसे लेके कंट्रोवर्सी पैदा किया जाए और इलेक्शन के दरमियान पॉलिटिक्स खेला जाए। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में तो कुछ ऐसे पार्टी भी है जो पूरी करप्शन के जाल में लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जाता है। ऐसे में ये भी बात कोई बड़ा बात नहीं है कि किसी मीडिया हाउस की तरफ से या किसी विदेशी मीडिया की तरफ से इस डील को लेके कोई कंट्रोवर्सी या कोई रिपोर्ट छापा जाए और उसके बाद उसे लेके ऐसे घुमाया जाए मानो कि भारत में और कोई इलेक्शन का मुद्दा ही ना हो। अब दोस्तों ये डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात से ही पता लग जाता है कि इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से इस्तेमाल करने के लिए केवल मात्र 45 MiG-29 एयरक्राफ्ट है और दोस्तों वो भी आधा से अधिक एयरक्राफ्ट ऐसा है जो हर समय सर्विस में अवेलेबल नहीं रहता है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को अगर हर समय फुल एयरक्राफ्टों के स्ट्रेंथ के साथ डिप्लॉय करना है तो ये 26 एयरक्राफ्टों को खरीदना अति आवश्यक है। और कुछ महीने पहले इंडियन नेवी की तरफ से भी ये जानकारी दे दिया गया था कि नेवी के लिए दोनों एयरक्राफ्ट मतलब राफेल एम हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के सक्षम है और कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाए उसका आखिरी डिसीजन अब गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाना है। अब दोस्तों अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा, लेकिन मीडिया के चर्चा के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से शायद राफेल एम एयरक्राफ्ट को ही फेवरेट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एयरक्राफ्ट है इसके एयरफोर्स वर्जन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में भी है और एक तरीके से अगर नेवी के लिए भी सेम एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाता है तो लॉजिस्टिक और अन्य जो व्यवस्थाएं है वो आसान भी होगा और उसमें अतिरिक्त खर्चा भी नहीं होगा। अब दोस्तों पिछले साल के गर्मी के मौसम के दरमियान गोवा में FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एयरक्राफ्टों के ट्रायल के बाद से ही मीडिया में इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके कई बार कई तरीके के अलग अलग आर्टिकल आ चुका है और इन आर्टिकलों को अगर देखा जाए तो कुछ आर्टिकल में जहाँ पे FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए बेस्ट बताया गया तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ आर्टिकल में राफेल एम एयरक्राफ्टों को बेस्ट बताया गया। पर अगर दोस्तों इन्हीं मीडिया रिपोर्टों को देखा जाए तो कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया गया कि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट जो है इसके फोल्डिंग विंग होने के कारण ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए परफेक्ट है, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के जो लिफ्ट है उसमें भी आसानी से समा सकता है और आसानी से बिना एयरक्राफ्ट के किसी पार्ट को खोले हुए एयरक्राफ्ट को अपर डेक से लोअर डेक और लोअर डेक से अपर डेक तक ले जाया जाना संभव होगा। जबकि दूसरी तरफ
तरफ राफेल एम में ये सुविधाएं नहीं है और इसलिए राफेल एम को अपर डेक और लोअर डेक में ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट के जो नोज कोन है उसे और एयरक्राफ्ट के जो विंग टिप है उसे खोलना पड़ सकता है। जबकि दोस्तों बोइंग कंपनी के फेवर में जो कुछ रिपोर्टें था उसके मुताबिक बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट 2 मिसाइलों को कैरी करके टेक ऑफ कर सकता है, जबकि राफेल एक मिसाइल को कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम है। पर इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक मिसाइल को कैरी करना का आवश्यकता है, ना कि 2 मिसाइल। पर वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में जो वजन का अंतर है वो शायद F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जिस तरीके के अरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है वो MiG-29 क्लास के ही एयरक्राफ्टों के लिए है, जबकि डैसॉल्ट एविएशन के राफेल तो MiG-29 एयरक्राफ्टों के क्लास में आता है, मतलब वजन के मामले में। पर F-18 सुपर हॉर्नेट इससे वजन में काफी अधिक भारी है, जिससे कि शायद ये अरेस्टिंग वायर F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों को झेल ना सके। अब इन सभी चीजों को देखते हुए राफेल एयरक्राफ्टों को एक फेवरेट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और इसी कारण शायद मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के दौरे के दरमियान राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके घोषणा किया जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लिया जाता है तो माना जा रहा है कि फ्रांस के दौरे से पहले जो अमेरिका का दौरा है उसके दरमियान ही इसका घोषणा कर दिया जाएगा। हालांकि इसका संभावनाएं काफी कम है, लेकिन अगर अमेरिका के दौरे के दरमियान F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर कोई बात नहीं होता है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि फ्रांस के दौरे के दरमियान डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही खरीदने का बात कहा जाएगा। अब दोस्तों चलिए कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानते हैं जो संपूर्ण डील को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों इस डील में सबसे पहला क्लॉज है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 26 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा इसमें तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को लेके संभावना ना के बराबर है। तो वहीं पे अगर इस डील के साथ इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को लिंक किया जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को परचेस करने पर इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट और मजबूत होगा, जिससे कि राफेल एयरक्राफ्टों के भारत में जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके संभावनाएं और बढ़ेगा और शायद डैसॉल्ट एविएशन इस डील के बाद संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो जाए। हालांकि इसका भी संभावनाएं काफी कम है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के चुने जाने का संभावनाएं ना के बराबर है और ऐसे में अगर नेवी के लिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म को चुना जाता है तो ये वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो नेवी के बेड़े में होगा। हालांकि नेवी के बेड़े में ऑलरेडी कई तरीके के अमेरिकी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है और हेलीकॉप्टर के मामले में भी एयरफोर्स के लिए 2 अमेरिकी प्लेटफॉर्म को परचेस किया गया है, लेकिन अब तक भारत कभी भी ऐसे अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा फैक्टर है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। दोस्तों अब ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो नेवी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दोनों एयरक्राफ्ट ही नेवी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। बेसिकली नेवी के लिए जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाए जो पानी के ऊपर लगातार उड़ान भरते हुए समुद्री टारगेटों को आइडेंटिफाई और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यूट्रलाइज कर सके। और हाल ही में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया था जब 6 घंटा लगातार इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट ने इंडियन ओशन के अंदर उड़ान भरा था और ये भी एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को और बढ़ाता है। दोस्तों इंटरऑपरेटिविलिटी और एक फैक्टर है जिसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब दोस्तों ऑलरेडी एयरफोर्स में राफेल है, जिससे कि नेवी के पास राफेल होने पर दोनों बेड़े में इंटरऑपरेटिविलिटी बढ़ेगा और नेवी के राफेल एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में भी काफी अधिक समानताएं है और हथियारों में भी काफी समानताएं होने के कारण हथियार और स्पेयर पार्ट्स शेयर भी हो सकेगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इजीली दोनों बेड़े के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। और बाकी बचा कॉस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरऑपरेटिविलिटी से कॉस्ट फैक्टर भी घटता है, जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिकी प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो ये तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर नहीं हो सकता और संपूर्ण रूप से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को बनाना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के जो ऐसे एयरक्राफ्ट होता है ये फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट में दुनिया में सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट होता है और इसी कारण अगर देखा जाए तो अमेरिकी प्लेटफॉर्म पहले तो सस्ता हो सकता है लेकिन बाद में जाके ये ऑपरेशनल कॉस्ट के मामले में काफी अधिक खर्चा करवाता है। हालांकि अमेरिकी मॉडर्न एयरक्राफ्टों के मामले में ये पहले भी सस्ता नहीं होता है और बाद में ऑपरेशनल कॉस्ट को भी घटा नहीं पाता।